Hello ADBians, hello everyone, welcome to ADB Star, the super learning platform. Myself Harsh Malav and बच्चों, today we are going to have the topics application of derivatives and indefinite integration. तो application of derivative, you know, it covers a very huge part. आपको पता है ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है. इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करें फटाफट से एओडी को. तो एओडी सबसे पहली चीज है कि आप टेंजेंट एंड नॉर्मल. अब टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होते हैं. नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज नॉर्मल. अब बात करते हैं कि लिखी कैसे जाती है. भाई कोई भी कर्व आपको दे रखा है तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीख रहे हैं. डेरिवेटिव की मदद से हम लोग टेंजेंट का सबसे पहले स्लोप निकालेंगे. जैसे मान लीजिए आपको कर्व दिया हुआ है दैट इज y इज इक्वल्स टू fx. If y is equal to fx, then what will be dy by dx? It will be equal to f dash x. If we want to find it as x1, y1, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट खींची जा रही है उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है. तो टेंजेंट का स्लोप निकालना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू f dash ऑफ x1. ये टेंजेंट का स्लोप जाएगा. देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं टेंजेंट एंड नॉर्मल में. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. अगर इसका सवाल आता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का सवाल बहुत सारे अटेम्प्ट्स में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर पूछा जाए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये एफ डैश एक्स आ चुका है. तो यहाँ पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ फटाफट से. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ x1 इनटू में x माइनस x1. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब हम बात करें नॉर्मल की इक्वेशन की. नॉर्मल की इक्वेशन की बात करें तो नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. अब नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, -1 के. इसका मतलब अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा तो वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन f डैश x1 इनटू x माइनस x1. ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी. तो टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन लिखना सभी बच्चों को आता है, ठीक है. अब बात ये है कि कहीं पे क्या होता है, कोई ऐसा कर्व मिलता है जिसकी टेंजेंसी कंडीशन आपको पता होती है, कोई ऐसा कर्व होता है जिसकी टेंजेंसी कंडीशन आपको नहीं पता होती, तो वहां पे आपको क्रिएट करनी पड़ती है. इतनी सी बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी लाइन टेंजेंट है, कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है किसी सेकंड डिग्री कर्व के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हम y को एलिमिनेट करेंगे उस लाइन की इक्वेशन से और कर्व के अंदर पुट कर देंगे और डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कर देंगे अगर हमें टेंजेंसी कंडीशन क्रिएट करनी है. दैट इज वैलिड फॉर ऑल सेकंड डिग्री कर्व. सेकंड डिग्री कर्व के लिए वो वैलिड है. डिस्क्रिमिनेंट सर्कल में ऐसा होता है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, रेडियस के बराबर हो जाता है. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की कहानी में हम कितना सा याद रखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं टेंजेंट का और नॉर्मल का, राइट. आगे बढ़ते हैं. अब थिंग्स टू रिमेंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर मैं आपसे बोलूं मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए. देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल में कभी भी अगर सवाल आएगा जो आपको स्टक करवा देगा, वो सवाल आएगा आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का. जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर आपने अज्यूम नहीं किए तो हो सकता है आपके लिए सवाल थोड़ा सा वो लेंदी हो जाए. तो आपको सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने आने चाहिए. चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं मेरा कर्व है y बराबर एक्स क्यूब, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ. अगर मेरा कर्व है y बराबर एक्स क्यूब तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या वो x बराबर t और y बराबर t क्यूब हो जाएगा, यस और नो. चलिए बहुत बढ़िया. अब मैंने कर्व लिखा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब, टेल मी द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. अगर मैंने लिखा कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब, दैट विल बी व्हाट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सर, इट विल बी टी क्यूब कॉमा टी स्क्वायर. चेक करो चेक करो चेक करो, क्या इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी क्यूब कॉमा टी स्क्वायर होंगे. एक्स की जगह तो टी क्यूब तो टी की पावर 6, वाई की जगह टी स्क्वायर तो टी की पावर 6. इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. चलिए 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 बहुत बढ़िया. अगर मैं लिख दूं एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2/3, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ. सोचो, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा बच्चों a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा. चलिए चेक करते हैं. अगर मैं यहाँ पे a cos क्यूब थीटा पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं a की पावर 2/3 बचेगा और ये cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे ये पुट करूंगा तो a की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, क्यूब से क्यूब कटेगा तो इट विल बी sin स्क्वायर थीटा. तो अल्टीमेटली दिस विल बी द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ x की. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व. ये एक इंपॉर्टेंट कर्व याद रखना. इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यू शुड मेमोराइज इट, a cos क्यूब थीटा कॉमा a sin क्यूब थीटा. xy इज इक्वल टू c स्क्वायर का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होता है, बताइए. ये होता है सर ct कॉमा
सी बाई टी, सी टी कॉमा सी बाई टी। इसका बताओ चलो, रूट एक्स प्लस का रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोचो, व्हाट विल बी द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए? सोचिए 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 क्या होगा? क्या इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos की पावर 4 थीटा कॉमा a sin की पावर 4 थीटा? चेक करके देखिए, अगर मैंने a cos की पावर 4 थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा रूट a cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट a sin स्क्वायर थीटा, रूट a कॉमा जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ये क्या होता है बताओ? ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज RHB। RHB का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? a sec थीटा कॉमा a tan थीटा। चेक करके देख लीजिए, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माना जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 एंड इट विल इक्वल टू a स्क्वायर। चलिए और कुछ कर्व्स पूछते हैं आपसे। मान लीजिए y की पावर 8 इज इक्वल टू t की पावर 5, सॉरी y की पावर 8 इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है इट इज x की पावर 5, तो बताइए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y की पावर 8 बराबर x की पावर 5। जल्दी से बताइए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा t की पावर 8 कॉमा t की पावर 5? चेक कर लो, चेक कर लो, क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? t की पावर 8 और t की पावर 5 आएगा, यस और नो? चेक करिए, x की जगह t की पावर 8 तो t की पावर 40, y की जगह t की पावर 5 तो t की पावर 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 40। क्लियर? आपको क्या करना है, अगर सिंपल दिया हुआ है ना तो इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक और कर्व आप दिया हुआ है x इंटू वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, x इंटू वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू c। तो कैसे इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे बताइए? हाउ यू विल फाइंड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? c क्यूब कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। x इंटू वाई क्यूब, x इंटू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c क्यूब। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों बताओ? एक तो आ जाएगा आपके सामने कितना? ct स्क्वायर, सही बात है, और कॉमा में आ जाएगा c बाई टी। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, सी टी स्क्वायर कॉमा सी बाई टी। चेक करिए, अगर मैंने x की जगह सी टी स्क्वायर किया तो ये सी टी स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर का मतलब हो जाएगा सी बाई टी का होल स्क्वायर, यानी सी बाई टी का होल स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी इंटू सी स्क्वायर विल इक्वल टू सी क्यूब। अच्छा, मैं इस चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूं? मैं इसलिए इस चीज पे फोकस कर रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू सॉल्व अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू शुड अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। आप समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अच्छे से लिखने आना चाहिए बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और बात यह है कि एक लाइन, इफ लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, तो बताइए स्लोप कितना होगा? बताइए स्लोप कितना होगा? इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस, तो स्लोप कितना होगा? स्लोप विल बी -1। इफ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट with the axis, then slope will be plus minus 1, and if line is equally inclined with the axis, then again slope will be equal to plus minus 1. Is it clear to everyone? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। The point P x1, y1 will satisfy the equation of the curve and the equation of tangent and normal line. ये very important बात, it is a very important thing। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि सर ये तो हमें पहले से बताइए कि जो पॉइंट इस पे हम टेंजेंट खींच रहे हैं वो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो आबा सवाल सॉल्व करते वक्त वो कंडीशन बच्चा भूल जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट एंड नॉर्मल खींच रहे हैं वो कर्व सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट यू कैन यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। If tangent at any point P on the curve is parallel to the axis of x, then dy by dx is equal to 0 at the point। ठीक है, अब क्या हुआ कि टेंजेंट है किसी पॉइंट पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, या फिर इसको मैं एक बात और बोल सकता हूं, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट हो गई? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। भाई सीधी सी बात है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो गई, यानी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 एंगल बनाएगी। और एक्स एक्सिस के साथ अगर 0 एंगल बनाएगी तो tan 0 कितना हो जाएगा? 0, यानी उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 0, यानी dy by dx जो आप निकालोगे उसको 0 के बराबर करोगे, और dy by dx में अगर मान लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म लिखा हुआ है, अगर आपका dy by dx जो है वो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली कौन 0 के बराबर होगा? न्यूमरेटर 0 के बराबर होगा, अगर आपकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर क्या है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। दैट विल बी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते।
if the tangent at any point on the curve is parallel to the axis of y एक्सिस के पैरेलल है, ऑब्वियसली बात, एंगल कितना बनाएगी 90 बनाएगी, तो dy by dx क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, और dy by dx नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब वापस dy by dx अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहा है तो इस बार कौन जीरो बनेगा, डिनोमिनेटर जीरो बनेगा। और इसका एक नाम और होता है बच्चों, बताइए कौन सी टेंजेंट बोलते हैं, एक नाम और होता है, एनीबॉडी कैन टेल मी, क्या वो वर्टिकल टेंजेंट के नाम से ही प्रसिद्ध है? यस सर। अगर आपको बोला गया कि किसी पॉइंट पे इफ यू आर गेटिंग अ वर्टिकल टेंजेंट, दैट मींस व्हाट, दैट मींस व्हाट, आपको स्लोप निकालना है dy by dx, और उसका जो डिनोमिनेटर आएगा उस डिनोमिनेटर को किसके बराबर करना है, शून्य, किसके बराबर, शून्य के बराबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। If the tangent at any point on the curve is equally inclined to both the axes, then dy by dx is equal to plus minus 1, that I've already told you। कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी टेंजेंट के बारे में बात कर रही है, अगर वो किस कर्व के पॉइंट पे अगर इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ, इसका मतलब उसका स्लोप कितना होगा, प्लस माइनस 1। अब इसमें क्या होता है कि शब्द में बस लिख देते ही है, शब्दावली में थोड़ा सा लिख देते हैं कि कोई भी टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ। अब बच्चा वहां पे बैठ के ये ढूंढ रहा था स्लोप कहाँ है यार, मेरे पास स्लोप की कमी आ रही है, मुझे स्लोप नहीं दिखाई जा, केवल साले इतना सा लिख के छोड़ दिया कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो मुझे स्लोप कहाँ से मिलेगा? अरे बाबा, इक्वली इंक्लाइंड है उसी का मतलब तो स्लोप प्लस माइनस 1 है। अच्छा ऐसा क्या है सर, और क्या, तो और क्या है ना बेटा, जो बातें बताई थी ना उनको याद रखना चाहिए। इक्वल इंक्लाइन का मतलब प्लस माइनस 1, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमसे ऐसी बातें पूछ ली जाती है कि आप नॉर्मल एसी कंडीशन निकालिए, है ना, नॉर्मल एसी की कंडीशन निकालिए। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन। ये सवाल बहुत टिपिकल होते हैं बेटा, ये टिपिकल सवाल आपसे सॉल्व नहीं होते एग्जाम में। फाइंड द कंडीशन इफ y बराबर mx प्लस सी इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है किसके लिए, नॉर्मल टू xy स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसके लिए नॉर्मल है। अब y बराबर mx प्लस सी, xy स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के लिए तो नॉर्मल तो बहुत इजीली सॉल्व नहीं कर सकते भाई, टेंजेंट होती तो कर सकते थे ना। टेंजेंट के लिए तो आपको रूल पता है, टेंजेंट के रूल तो पता है ना क्या है टेंजेंट के लिए रूल, वो सेकंड डिग्री कर्व के लिए। क्या ये सेकंड डिग्री कर्व है आपके पास, है ना? तो ध्यान से एक बात सुनिए मेरी बात को, कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि y बराबर mx प्लस सी इसके लिए नॉर्मल हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप कंसंट्रेट कीजिए कर्व पे। अगर आप कर्व पे कंसंट्रेट करेंगे, अच्छा पहले क्या है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपके दिमाग में आइडिया क्या चल रहा है, व्हाट आइडिया यू आर थिंकिंग। क्या आप ये सोच रहे हैं कि हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करना चाहिए? इफ यस देन वेरी गुड। अगर आप सोच रहे हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करना चाहिए तो डेफिनेटली हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा देखिए, अगर मैं यहां से बोलूं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, कॉमा में ये हो जाएगा 2t। आई थिंक इट इज क्लियर, चेक इट आउट फास्ट। x की जगह 2t स्क्वायर, x की जगह 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/t का स्क्वायर तो 4/t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर टू 4/t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 8 बचेगा, 2 × 4 8। तो ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया सब। अब हमने क्या किया, कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया। अब कर्व अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x का 1 y स्क्वायर वैसा का वैसा, प्लस का इस बार x वैसा का वैसा, ये हो जाएगा 2y into dy by dx, that will be equal to 0। y तो खत्म होगा, तो आपके पास क्या बचेगा अल्टीमेटली, y प्लस 2x into dy by dx, that will be equal to 0। तो dy by dx का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस y बाय 2x। या फिर मैं नॉर्मल का स्लोप लूं, क्या वो 2x बाय y के बराबर आएगा? बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा? 2x बाय y। क्या पॉइंट कौन है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नॉर्मल का स्लोप निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। व्हाट इज x? इट इज 2t स्क्वायर। व्हाट इज y? दैट इज 2/t, 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 2/t। तो 2 से 2 घटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 2t क्यूब। यानी आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पता लग गया कि 2t क्यूब के बराबर गया। इट्स नॉट अ इजी वन, है ना? दिख रहा होगा आपको कि इतना आसान सवाल नहीं है ना? वो सवाल दे देगा कि नॉर्मल ऐसी की कंडीशन निकलो, तो इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर रहा हूं ताकि आप अटके ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने लिख लिया। अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट आपके पास ये रहा, ये हो जाएगा y माइनस 2/t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल 2t क्यूब इंटू में x में 2 माइनस t स्क्वायर, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2t क्यूब इंटू में x, माइनस का ये कितना हो जाएगा 4t की पावर 5, और ये प्लस का बेटा 2/t हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा 2/t के बराबर। फिर यू कैन सी द स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप इसके बराबर होगा 2t क्यूब के बराबर होगा,
तो t बराबर आ जाएगा m/2 की पावर 1/3। t का वैल्यू जाएगा m/2 की पावर 1/3। यहां से c के बराबर होगा, c बराबर होगा 2/t माइनस 4t की पावर 5। यहां देख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही तो नॉर्मल थी। मैं दोनों को कंपेयर करा रहा हूं, तो m का वैल्यू तो मुझे मिल गया, यहां से 2t क्यूब, और c का वैल्यू मिल गया। हमें एलिमिनेट किसको करना है? व्हाट इज द एलिमिनेंट? एलिमिनेंट मतलब एलिमिनेट किसको करना है? t को करना है। तो t का वैल्यू कितना आ गया? m/2 की पावर 1/3, वहां पुट कर दीजिए। तो c विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट्स t? इट इज m/2 की पावर 1/3 माइनस का 4 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा m/2 की पावर 1/3, इसका मतलब ही हो जाएगा 5/3, क्योंकि 1/3 है, t की पावर 5 है, तो m/2 की पावर 5/3। दिस विल बी द कंडीशन, दिस विल बी द कंडीशन। आप देख सकते हैं c और m के बीच में कंडीशन आ चुकी है, और t जो है वो आपका एलिमिनेट हो चुका है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखना। अगर टेंजेंट की कंडीशन आई, और एक दो पेपर्स में वी हैव सीन द क्वेश्चंस नॉर्मल की कंडीशन को ज्यादा यूज किया गया है एज कंपेयर टू टेंजेंट्स, ठीक है? तो इसमें मैंने आपके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल लिया ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए इस चीज को लेके, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंगल टू इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। अब दो कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? अब दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का बस सीधा सा फंडा है। एक है आपका y बराबर fx, एक है आपका y बराबर gx। अब क्या होगा कि आपने dy बाई dx निकाल लिया। अब dy बाई dx अगर कर्व 1 के लिए निकाल लिया, और dy बाई dx आप निकाल लिया कर्व 2 के लिए, ये तो हम बोल देते हैं m2 के बराबर है, और इसको हम बोल देते हैं m1 के बराबर है। अगर हमें दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, भाई एक्चुअली देखो कर्व्स के बीच में भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। कोई भी बोलता है ना दो कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दो कर्व एक दूसरे को 45 डिग्री पे काट रहे, नहीं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, और उनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर आपको m1 पता है, m2 पता है, तो tan थीटा में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। एक्चुअली इट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो दो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही तो दो कर्व्स के बीच का एंगल होगा, राइट? अब बात ये आ रही है कि अगर मैं 1 प्लस m1 m2 को 0 पुट कर दिया, 1 प्लस m1 m2 को 0 पुट कर दिया, तो यहां से बालक m1 इंटू m का वैल्यू कितना मिल जाएगा? -1। m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 मिल जाएगा। इसका मतलब कर्व्स कैसे हो जाएंगे? कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। कर्व्स हो जाएंगे बेटा आपके ऑर्थोगोनल। अगर आपने दो कर्व्स का स्लोप निकाला, dy बाई dx निकाला, दूसरे कर्व के लिए भी dy बाई dx निकाला, और उनका मल्टीप्लीकेशन अगर -1 के बराबर आ गया, कर्व्स ऑर्थोगोनल है। अच्छा, आप कभी भी किसी कर्व को ऑर्थोगोनल बोल रहे हो ना, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब पता है क्या होता है बच्चे? इसका मतलब ये होता है कि वो जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे हर एक पॉइंट पे वो ऑर्थोगोनल है। वो जितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है, ये ध्यान रखना। इफ कर्व इज ऑर्थोगोनल देन इट विल बी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? ये बात क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बैठे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऑब्वियस सी बात है, दो कर्व्स आपके मीट कर रहे हैं इस तरीके से, दो कर्व आपके मीट कर रहे हैं इस जगह पे, मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो अगर मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाएगा ना, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका x1, y1 जो हमने निकाल लिया दोनों कर्व को सॉल्व करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा अपन टाइम दे रहे हैं। ये पॉइंट अपन ने x1 y1 निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? x1 y1 निकाल लिया दोनों कर्व इंटरसेक्ट करके। इफ इट पॉसिबल अगर आप दोनों कर्व सॉल्व कराए, है ना, ज्यादातर केसेस में हो जाता है सॉल्व, पर नहीं होता है वो भी मैं बताऊंगा कि x1 y1 आपने पॉइंट निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि dy बाई dx निकालना है सबसे पहले। किस पॉइंट पे? x1, y1 पॉइंट पे कर्व 1 के लिए। फिर dy बाई dx निकालना है कर्व 2 के लिए। किस पॉइंट पे? x1, y1 पे। बाकी वाला फॉर्मूला यूज कर देना tan थीटा वाला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब कुछ बच्चों का सवाल क्वेश्चन मार्क कि सर अगर हम पॉइंट्स को नहीं निकाल पाए, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ही नहीं निकाल पाए, फिर बताओ सर क्या होगा? तो फिर बेटा कर्व्स के बीच में आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा, वो बाय ऑब्जर्वेशन निकालना होगा, है ना? बहुत सारे ऐसे कर्व होते हैं जिसका आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे जानना है आपको? एग्जाम्पल दिखाऊं आपको? लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। लेट सपोज I have taken two curves, y बराबर e की पावर में 1 माइनस एक्स और y बराबर ln xe। ये लो, मुझे क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। आई हैव टू फाइंड
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ये जो दो कर्व्स आपको दे रखे हैं ना, इन दोनों के बीच में मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। y बराबर e की पावर माइनस एक्स और y बराबर ln x। कैसे निकालोगे बताओ? तो ऑब्वियस बात है, या तो आप इनका डायग्राम बना लो। अगर आप इनके डायग्राम बनाओगे, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ बोथ द कर्व्स, y बराबर e की पावर 1 माइनस एक्स, इट विल बी अ डिक्रीजिंग कर्व लाइक दिस। y बराबर ln x e, इट विल बी दिस लाइक दिस। ये दोनों कर्व से दिखाई देंगे। तो दोनों कर्व कितने पॉइंट पे मीट करेंगे? केवल और केवल एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। पर हमें ये पॉइंट ही नहीं पता सर। बहुत ही दुखद घटना हो गई, बहुत ही दुखद घटना हो गई। ये तो एक चमत्कारी ऑपरेशन होगी कि यहाँ पे हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप दोनों कर्व को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। करके देख लो, ट्राई कर लो, आजमा लो अपनी शक्तियों को, इतनी तुम्हारे पास है। तो हम क्या करेंगे? हम बाय ऑब्जर्वेशन देखेंगे। बाय ऑब्जर्वेशन वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने ये देखा कि e की पावर 1 माइनस एक्स जो है वो n x e के बराबर x की किस वैल्यू पे होगा? बताओ जल्दी से, x की किस वैल्यू पे होगा? एनीबडी एनीबडी एनीबडी? सर हम बताएंगे। x बराबर 1 पे। राइट। x बराबर 1 पे देखो, x बराबर 1 पे e की पावर 1 माइनस 1, e की पावर 0 1, और ln e बन जाएगा, ln e 1 के बराबर होता है, यानी x बराबर 1 और y बराबर भी कितना हो जाएगा? 1। यानी दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे? 1,1 पे। दोनों कर्व्स सॉरी एक दूसरे को 1,1 पे। सर यार ये चीज बढ़िया लगी यार, कि मतलब हम ऑब्जर्वेशन से भी कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते। देखो रफली डायग्राम यू कैन ड्रॉ। नाउ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग रफली डायग्राम। एक रफ डायग्राम सब बच्चों को आइडिया आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में यू कैन ड्रॉ रफ डायग्राम, है ना? तो रफ डायग्राम पर ने बना ही लिया, एग्जैक्टली मतलब यही डायग्राम है, रफ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो भाई सब दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो। अगर पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई एक्स पहले वाले कर्व का अगर मैं देखूंगा तो वो आएगा e की पावर 1 माइनस एक्स, यानी माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और x की जगह 1 करूंगा तो ये माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो पहले कर्व के लिए dy dx का वैल्यू आ रहा है माइनस 1 के बराबर, और दूसरे कर्व के लिए अगर मैं dy dx देखूं तो डिफरेंशिएट करूंगा ln x को, तो ये हो जाएगा 1/xc इनटू में x e का कितना हो जाएगा? e के बराबर, तो इसे e कट जाएगा, 1/x आ जाएगा। यानी दूसरे कर्व का जो dy dx आएगा वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। यानी पहले कर्व का डिफरेंशिएशन जो है वो -1 के बराबर आ रहा है, दूसरे कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट वो +1 के बराबर आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 के बराबर आ रहा है। यानी m1 × m2 = -1। यानी दोनों कर्व्स कैसे ऑर्थोगोनल है? मैं कह सकता हूं दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है 100%, क्योंकि देयर आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओनली वन। अब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बोथ आर ऑर्थोगोनल कर्व, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बहुत सारे कर्व ऐसे मिलेंगे जहां पे बाय ऑब्जर्वेशन आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए सवाल आपके जेईई मेंस में आ जाए कि दो कर्व दे रखे, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। बिल्कुल आए हैं, बहुत बार आए ऐसे सवाल। तो आप क्या करें, इनका इंटरसेक्शन निकालने बैठ जाते हैं कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह में दोनों dy बाई dx निकाल ले। तो अरे छोटू, पहले ये तो चेक कर ले कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से निकल सकता है, निकल सकता। देख के पता लग जाता है एक बहुत समझदार बच्चे को कि यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इज इम्पॉसिबल काम। क्लियर? होप यू गॉट इट। अब एक नोट डाल के छोटी सी बात यहाँ पे लिखी गई है, चुन्नू सी बात है ना। इस चुन्नू सी बात को आप देख लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, याद रह जाएगी। इफ द कर्व x² अपॉन a plus y² upon b and x² upon c plus y² upon d is equal to 1 intersect each other orthogonally, then a minus c is equal to b minus d. Then a minus c is equals to b minus d. Is it clear to everyone? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। Let's move forward. अब आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। सबसे पहले तो हमें ये पता लगा टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, सब टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, सब नॉर्मल की लंबाई क्या होती है। ये आपका कर्व है, दिस इज योर कर्व, दिस इज y इज इक्वल्स टू fx बच्चों। अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये जो pt होगी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, आप दिख भी रहा होगा। और अगर नॉर्मल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल होगी, तो ये अगर नॉर्मल है तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। इसका ये जो सब पार्ट आएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसका ये जो सब पार्ट आएगा ये आएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और टेंजेंट का जो ये सब पार्ट आएगा x एक्स के ऊपर, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। एटलीस्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए। अब फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा पॉइंट क्या आपका x1, y1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका x1, y1 है। तो सबसे पहले टेंजेंट की लेंथ देखिए, वो आएगी y1 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अच्छा अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, pt की लेंथ क्या हो जाएगी y1 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये m हो जाएगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y1 बाय m इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई? f डैश x का मतलब क्या होगा? f डैश x1 का मतलब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी टेंजेंट का स्लोप x1 पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा y1 अपॉन m इंटू में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर। डेफिनेटली ये मॉड के अंदर आएगी क्योंकि सारी लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देखोगे तो वो हो जाएगी केवल और केवल y1 डिवाइडेड बाय m। सब टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी y1 अपॉन m। अब नॉर्मल की लंबाई देखोगे तो वो आ जाएगी y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर और ये हो जाएगी y1 इंटू m। ये सब नॉर्मल होगी, ये सब नॉर्मल की लंबाई हो जाएगी, ये नॉर्मल की लंबाई हो जाएगी। आप उस पर कंसंट्रेट नहीं करो, आप इस पर कंसंट्रेट करो जो मैंने फॉर्मूला लिखी, लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 अपॉन m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। सब टेंजेंट की लंबाई ये हटा दो, केवल y1 अपॉन m, अंडर रूट का पार्ट हटा दो, केवल y1 अपॉन m। नॉर्मल की लंबाई y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर और इसको हटा दो, m लगा दो, y1 इंटू m। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, बहुत इजी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 अपॉन m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 अपॉन m। लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और y1 इंटू m, दैट विल बी द लेंथ ऑफ नॉर्मल। इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल ये फॉर्मूला है और फॉर्मूलास को मैं यहां से हटा के अपने खुद के मॉडिफिकेशन से लिख दिया है। तो ये वाले फॉर्मूला याद करो तो ज्यादा बेटरली याद कर पाओगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट में आप देखिए m नीचे आता है, y1 अपॉन m, y1 अपॉन m, या मल्टीप्लीकेशन में आता है नॉर्मल वाले में, टेंजेंट में, डिवाइड में, नॉर्मल में, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में कि क्या क्या बातें और जान सकते हैं। ये सवाल देख सकते हैं बच्चों, आप सवाल में दिया हुआ है टू कर्व्स कट एट राइट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी बहुत कॉमन सवाल है जो मैं इसमें पूछाता है कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। मान लो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है x1, y1। तो पहले वाले कर्व डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2y dy by dx, यानी dy by dx। अगर मैं बात करूं कर्व नंबर 1 के लिए तो वो आ जाएगा 1/2y1 के बराबर, 1/2y1 के बराबर, क्योंकि आप इस पॉइंट में निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें इस वाले कर्व के लिए तो x इंटू y बराबर k। अगर उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x का 1, y वैसा वैसा, इस बार x वैसा का वैसा, y का हो जाएगा y डैश, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों dy by dx फॉर कर्व 2 कितना आ जाएगा, माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1, माइनस y1 डिवाइडेड बाय x1। सही है। अब बात ये कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 टाइम्स ऑफ y1 इंटू में हो जाएगा -1 अपॉन x1, -1 अपॉन x1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, यहां से आपको मिल जाएगा 1 बराबर 2x1। अब बात ये आती है कि अब ये बात हम भूल जाते हैं कि पॉइंट जो है वो कर्व को जो सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू y1 स्क्वायर। और यहां से आप देख सकते हैं कि x1 इंटू y1 किसके बराबर है, k के। अब x1 इंटू y1 k के बराबर है तो हम एक काम ये कर सकते हैं बच्चे यहां से कि y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, k बाय x1, वो हम उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं। तो यहां से मिल जाएगा x1 बराबर y1 की जगह k बाय x1, यानी हो जाएगा k स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर, यानी x1 क्यूब बराबर k स्क्वायर। राइट, यहां से मिल जाएगा x1 का क्यूब बराबर k स्क्वायर। तो यहां पे देखिए मैं क्यूब कर देता हूं तो 1 बराबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 टाइम्स x1 का क्यूब, तो 1 बराबर 8 टाइम्स x1 का क्यूब किसके बराबर है बेटा, k स्क्वायर के बराबर है। तो k स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1/8 का बराबर, यानी यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम हेयर यू विल गेट वैल्यू ऑफ k। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत इजी सी बात थी, आपको कुछ नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने अज्यूम किया है वो कर्व को भी सेटिस्फाई कराएंगे। अगर वो कर्व को सेटिस्फाई कराएंगे तो आपका काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। 110% टेंजेंट नॉर्मल का सवाल आता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ठीक है, बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे ध्यान रखना। जैसे ही आपको टेंजेंट नॉर्मल का सवाल दिखे और कर्व थोड़ा सा टेढ़ा दिखे तो फटाफट से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लेना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम बात करना चाहेंगे। लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा, या फिर लोकल मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट मिनिमा जिसको ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। भाई सीधी सी बात है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात चल रही है सबसे पहले। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की अगर बात चल रही है तो थोड़ा सा अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझूं, ये कोई भी पॉइंट है आपका, दिस इज x इज इक्वल्स टू अल्फा। अब ये x बराबर अल्फा अगर आपका पॉइंट है तो आप एक चीज जानते हैं कि f ऑफ अल्फा जो है वो बड़ा आएगा f ऑफ अल्फा प्लस से, और f ऑफ अल्फा जो है वो बड़ा आएगा f ऑफ अल्फा माइनस से भी।
अब अल्फा प्लस क्या है, अल्फा से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो, जैसे ही अल्फा से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लोगे तो फंक्शन का वैल्यू अल्फा प्लस पे ऑब्वियस सी बात है छोटा आएगा, किस पे, अल्फा के कंपैरिजन पे, भाई सबसे बड़ा वैल्यू तो अल्फा ही मिलेगा। और अगर मैं बात करूं एफ ऑफ अल्फा माइनस, यानी अल्फा थोड़ा सा छोटा, जैसे अल्फा से थोड़ा सा छोटा जाओगे तो भी अल्फा पे वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। ये तो क्या हो गया, ये तो नॉर्मली देखने का तरीका हो गया, पर हम डेरिवेटिव से कैसे देखेंगे, हाउ वी विल सी फ्रॉम द डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव से कैसे चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव के लिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपका ये ए पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ये नेगेटिव होगा, इस तरह से रखना। यानी कहने का मतलब मैं डेरिवेटिव से बता रहा हूं, वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ए प्लस पे, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ए प्लस पे नेगेटिव आ रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव ए माइनस पे पॉजिटिव आए, इस केस में आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। यानी आगे जाने पे डेरिवेटिव कम हो रहा है, पीछे आने पे डेरिवेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बात की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करना है, तो आपको कोई वैल्यू मिलेगा, सपोज दैट इज x इज इक्वल टू a। उस x बराबर a पे आपको चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आगे जाने पे a से बड़ी वैल्यू लेने पे डेरिवेटिव कम हो रहा है और पीछे जाने पे a से कम जाने पे डेरिवेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है। सिमिलरली अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूं तो ये वाला पॉइंट आपका a हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, यानी f डैश ऑफ a प्लस की बात करूं तो वो पॉजिटिव आएगा और f डैश ऑफ a माइनस की बात करूं तो वो नेगेटिव आएगा। भाई याद रखने का तरीका बहुत सिंपल सा है, देखो डेफिनेशन तो याद रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा सवाल मिल गया जहां पे स्टेटमेंट में आपके सामने डेफिनेशन को पटक दिया लाके, तो फिर कैसे करोगे अल्टीमेटली व्हाट इज f डैश x, व्हाट इज f डैश x, इट्स अ टेंजेंट का स्लोप। अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, अगर यहां पे आप बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे a पॉइंट है और यहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर a प्लस a से आ जाऊंगा तो टेंजेंट इस तरीके से आएगी, और a से पहले जाऊंगा तो टेंजेंट इस तरह से आएगी, एक टेंजेंट इस तरह से आएगी a से और एक बाद में टेंजेंट इस तरह से आएगी। तो इस वाली टेंजेंट का एंगल अगर आप देखें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो वो ऑब्वियसली बात है 90 से छोटा है, तो f डैश ऑफ a माइनस पे टेंजेंट खींचिए वो पॉजिटिव आएगा, और f डैश ऑफ a प्लस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 90 से बड़ा होगा, और 90 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए f डैश ऑफ a प्लस आपका नेगेटिव आता है, f डैश ऑफ a माइनस कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो यहां पे क्या होगा, आगे जाने पे डेरिवेटिव जो है वो बढ़ेगा और पीछे आने पे डेरिवेटिव कम होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, फिर वही बात मिनिमा की बात कर लेते हैं। ये आपका मिनिमा इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे, अगर आपने ए से आगे गए तो आपने टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करी, लाइक दिस, और ए से पहले गए तो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करी। अब ए से आगे जाने पे आप देख सकते हैं कि टेंजेंट का जो एंगल बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज व्हाट f डैश x, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर f डैश a माइनस पे देखोगे तो यहां पे ये एंगल बनेगा एंड दैट विल बी नेगेटिव, यानी f डैश a माइनस आपका नेगेटिव आएगा, यानी आगे जाने पे डेरिवेटिव बढ़ रहा है, पीछे आने पे डेरिवेटिव कम हो रहा है, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। आपको मैंने बता दिया कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब बात ये आती है कि लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट और लोकल मिनिमा वाला पॉइंट वो आपको उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, दिस इज नॉट ट्रू, ये सही बात नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम वैल्यू दे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ध्यान रखना ये बात। अब बात आती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हैं इसको, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलते हैं, या फिर ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, किस किस पॉइंट पे चेक करना है। मान लीजिए आपको इंटरवल दे रखा है क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बी, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, इस बात पे ध्यान रखना है। एक तो आपको फंक्शन का वैल्यू चेक करना है ए पे, बाउंड्री पॉइंट्स पे, एक आपको फंक्शन का वैल्यू चेक करना है बी पे। अगर आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा दे रखा है, ग्लोबल मैक्सिमा दे रखा है, तो कहां कहां पे चेक करना है। दो बातें बता दी मैंने आपको, एक तो डोमेन के एंड पॉइंट चेक करना है, मतलब आपका फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइन है, तो आप तो एफ ऑफ ए निकालोगे सबसे पहले, फिर निकालोगे एफ ऑफ बी, फिर आप निकालोगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा, यानी जहां पे आपका एफ डैश एक्स क्या हो रहा होगा, 0 के बराबर। जहां पे एफ डैश एक्स आपका 0 के बराबर होगा, लेट अस सपोज वो अल्फा पे ही हो रहा है केवल, तो आप एक एफ ऑफ अल्फा भी निकालेंगे, एफ ऑफ अल्फा भी निकालेंगे। फिर और किस बात का ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ
डिसकंटिन्यूटी, जहां पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा और जहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम उस फंक्शन का वैल्यूज निकालेंगे और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, या जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर ग्लोबल मिनिमम। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, सारी बातें। सबसे पहली बात तो ये, फंक्शन जहां पे क्या होगा, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे जहां से जहां तक डिफाइन है, यानी फंक्शन का वैल्यू ए पे निकाल लिया, फंक्शन का वैल्यू बी पे निकाल लिया, फिर अगले पॉइंट्स कहां पे, जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ सकता था, यानी जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा था वहां पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तीसरी बात, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता था। चौथी बात, जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता था। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होगा। जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, उस पॉइंट भी हम चेक करेंगे। तो सारे पॉइंट्स पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा होगा, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप सबको समझ में आ गई होगी सारी बातें। देखो बहुत सारे पॉइंट्स है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स करने पड़ेंगे। अब जब पॉलिनोमियल फंक्शंस आए तो आपको पता ही है कि ना तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना ही नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि कहां पे कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है ना। तो उस पॉइंट हम पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात क्या है देखते हैं बच्चों। नोट डाल के एक बात लिखी है, द टर्म एक्सट्रीमा इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम मिनिमा। हाँ, एक्सट्रीमा शब्द का इस्तेमाल यूज हो या एक्सट्रीमम शब्द का इस्तेमाल हो, दैट मींस वो मैक्सिमम भी हो सकता है, वो मिनिमम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अ लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इन अ फाइनाइट इंटरवल। ये बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट होगी या फिर लीस्ट वैल्यू होगी किसी फंक्शन में। बच्चा ये सोच लेता है कि लोकल मैक्सिमा हमने निकाल लिया और जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट गाइस, दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। ये बात ध्यान रखना। फंक्शन कैन हैव सेवरल एक्सट्रीम वैल्यूज सच दैट लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इज इट आल्सो पॉसिबल? ऐसा भी पॉसिबल होता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से क्या हो सकती है, मतलब कम भी हो सकती है। ये बात ध्यान रखना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ ऑलवेज हैज लोकल मैक्सिमा मिनिमा एट एंड पॉइंट्स ऑफ गिवन इंटरवल व्हेन दे आर इंक्लूडेड। सही बात है। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव आपने a प्लस पे निकाला और फंक्शन का डेरिवेटिव a माइनस पे निकाला, वो हमेशा पॉजिटिव हो गया। यानी फंक्शन का डेरिवेटिव आपने a प्लस पे निकाला और फंक्शन का डेरिवेटिव आपने a माइनस पे निकाला, दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ गया। ये कब हो सकता है? या तो दोनों नेगेटिव हो गए, या तो दोनों नेगेटिव हो गए, या फिर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी x बराबर a पे मुझे क्या मिल रहा होगा, x बराबर a पे मुझे क्या मिल रहा होगा, ना तो लोकल मैक्सिमा मिल रहा होगा, ना तो मुझे लोकल मैक्सिमा मिल रहा होगा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। ना तो मुझे लोकल मैक्सिमा मिल रहा होगा, ना ही मुझे लोकल मिनिमा मिल रहा होगा। अगर एफ डैश ए प्लस इंटू एफ डैश ऑफ ए माइनस पॉजिटिव आ गए, क्योंकि साइन ही चेंज नहीं हो रहा, और जब तक साइन चेंज नहीं होगा तब तक मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अब डेरिवेटिव टेस्ट फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तीन तरह के टेस्ट है, एक आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एक का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, एक nth डेरिवेटिव टेस्ट है। हालांकि nth डेरिवेटिव टेस्ट का ही एक पार्ट आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बता चुका हूं। अगर लोकल मैक्सिमा के बारे में बात की जाए, याद है आपको, लोकल मैक्सिमा के बारे में बात की जाए, ये आपका ए पॉइंट है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, यानी एफ डैश ऑफ ए प्लस तो नेगेटिव होता है और एफ डैश ऑफ ए माइनस कैसा आता है बच्चों, पॉजिटिव। लोकल मैक्सिमा के लिए, लोकल मिनिमा के लिए फटाफट से बता दीजिए, एफ डैश ऑफ ए प्लस कैसा आएगा, आगे जाने पे कम होता है, नहीं 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 नहीं, इल्ले ऐसा थोड़ी होता है, आगे जाने पे तो बढ़ता है और पीछे आने पे क्या होता है, कम होता है। तो इस केस में लोकल मिनिमा मिलेगा। दैट्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और चेक किसको करोगे, एफ डैश को चेक करना है, एफ एक्स को चेक मत करने बैठ जाना। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ए प्लस पे नेगेटिव आ रहा है और ए माइनस पे पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा का केस है, और अगर एफ डैश ऑफ ए प्लस पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश ए माइनस नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा का केस है, राइट। अब यहाँ पे क्या, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये बच्चों को बहुत पसंद है कि नहीं है? पर्सनली ये बच्चे बहुत लाइक करते हैं, है ना। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, है ना। ये ब्यूटीफुल होता है ना, बहुत ही अच्छा सुंदर रूल होता है ये। क्यों होता है उसके पीछे कारण बताऊं।
क्योंकि इसी से हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, इसी से हम ज़्यादातर सवाल सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आती है वो भी इसी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, बहुत आसान होता है। अगर आपको फंक्शन दे रखा है y बराबर एफ एक्स, बताना, मुझे हेल्प करना, मेरी करो ना। y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, तो बताओ dy बाई डी कितना आएगा। dy बाई डी एक्स आएगा एफ डैश एक्स, इसको पुट कर दोगे 0। अब यहां से आपको x की दो वैल्यू मिल गई, सपोज करो अल्फा और बीटा। अगर आपके यहां से x की दो वैल्यू मिल गई अल्फा और बीटा, तो आप क्या डिराइव करेंगे, यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। अब आप देखिए कि अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ अल्फा निकाला और एफ डबल डैश ऑफ बीटा निकाला, यानी डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकाला आपने, और डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो जहां पे एफ डैश एक्स 0 था, एफ डैश एक्स 0 पे हो रहा था, एक तो अल्फा पे हो रहा था, एक बीटा पे हो रहा था। तो एफ डबल डैश ऑफ अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्फा क्या होगा, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट होगा। इट विल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो बीटा कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। इज क्लियर टू एवरीवन? ये ऐसे पहले से आता है, ये हर बच्चा जानता है, बच्चा जानता है। नर्सरी क्लास में बच्चों को सिखा देते ही है, बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एल फॉर सिखाते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपने क्या किया, कब था y बराबर एफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकाला, एफ एक्स को 0 पुट किया, 2 पॉइंट मिल गया अल्फा और बीटा। फिर आपने डबल डेरिवेटिव निकला, डबल डेरिवेटिव उन दोनों पॉइंट्स पे चेक कर लिया, डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा। अब बात करते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट की। अब nth डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, ध्यान से देखना। आपके पास फंक्शन दिया होता है y बराबर एफ एक्स, केयरफुली लिसन दिस। आपको कर दिया होता है y बराबर एफ एक्स, आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल के आपने 0 पुट किया, लेट अस सपोज आपको x बराबर अल्फा मिल गया, लेट अस सपोज आपको एफ एक्स बराबर अल्फा मिल गया। अब आपने क्या किया, एफ डबल डैश ऑफ अल्फा निकाला, फिर आपने एफ ट्रिपल डैश ऑफ अल्फा निकाला, फिर आपने एफ 4 बार अल्फा निकाला। सर कहां निकालते रहेंगे, जब तक आपको नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए, जब तक आपको नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिल जाए तब तक करना है। कहां तक करना है, जब तक आपको नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए, जब तक आपको उस पॉइंट पे अल्फा पॉइंट पे नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिल जाए। यानी अगर आपको अल्फा वाले पॉइंट पे नॉन जीरो वैल्यू मिल गया, और सपोज करो जहां तक पहुंचे, मान लो यहां पे पहुंचे, और आप देख सकते हैं कि यहां पे कितनी बार डेरिवेटिव किया है, 3 बार ट्रिपल डेरिवेटिव। तो अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो 2 केस बनेंगे, n का वैल्यू ऑड होगा या n का वैल्यू इवन होगा, 2 केस बनेंगे। अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो इस केस में नो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं होगा और कोई भी लोकल मिनिमा नहीं होगा। मतलब x बराबर अल्फा इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर n इवन मिलेगा तो वही सेम काम कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा अगर वो वैल्यू जो मिल रही है नॉन जीरो वैल्यू वो मिनिमा नेगेटिव आ रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो नॉन जीरो वैल्यू आपको मिल रही है अगर वो नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा मिलेगा, है ना। वो नॉन जीरो वैल्यू, है ना, मैं क्या बोलूंगा कि आप अगर एन इवन है देन यू विल बी गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग टू द नॉन जीरो वैल्यू बीइंग नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा मिलेगा, अगर वो नॉन जीरो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमम मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना। एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब nth डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे चेक करना है एक सवाल के थ्रू हम देख लेते हैं बच्चों। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 12। तो f डैश हमें मिल जाएगा, अगर मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, इट विल बी x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, यानी इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू केवल और केवल मुझे क्या दिखाई देगा, x विल बी इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पे मुझे चेक करना है, यही हमारा कौन सा पॉइंट है, अल्फा। अब हम f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे। अब f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, यहां से ये आ जाएगा आपका 6x, ये माइनस का 12 हो जाएगा। अगर मैं f डबल डैश ऑफ अल्फा निकालूंगा यानी f डबल डैश ऑफ 2 निकालूंगा तो ये जाएगा 6 इंटू 2 माइनस का 12, दैट विल बी इक्वल टू 0। पर व्हाट वाज आवर रिक्वायरमेंट, आवर रिक्वायरमेंट वाज नॉन जीरो वैल्यू मिलना चाहिए पॉइंट पे, जो कि नहीं पाया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हम f ट्रिपल डैश x निकालते हैं तो ट्रिपल डैश ऑफ x कितना आएगा, ये डबल डैश ऑफ x, इट विल बी इक्वल टू 6। बस यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। अगर आप f ट्रिपल डैश ऑफ 2 भी निकालोगे तो भी वो 6 ही आएगा। उसके पीछे कारण क्या है,
उसके पीछे कारण क्या है बच्चों? के पीछे कारण ये है कि ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब कांस्टेंट वैल्यू आ गया और ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपने 3 बार डेरिवेटिव किया तो n का वैल्यू कैसा आ गया? ऑड आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 जो है वो ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरह से हम nth डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये देख लेते हैं हम। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या होता है? द साइन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिटरमाइन द कॉन्केविटी ऑफ द कर्व। अब डबल डेरिवेटिव का जो साइन होता है वो कॉन्केविटी बताता है कर्व की। ये कॉन्केव अपवर्ड होगा या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। अब ये वाला कॉन्केव अपवर्ड है, इस केस के लिए y का डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आएगा। कॉन्केव डाउनवर्ड है तो इस केस में y का डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा। तो कॉन्केव अपवर्ड में डबल डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0 और कॉन्केव डाउनवर्ड में डबल डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। इफ f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो वही y डबल डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से लेके b, जहां से जहां तक बात की जाए, देन ग्राफ ऑफ fx इज कॉन्केव अपवर्ड इन a से लेके b। सर ये काम आता है, कहां काम आता है? प्लॉटिंग द ग्राफ्स में। ग्राफ्स को प्लॉट करने में काम आता है कि किस इंटरवल में कॉन्केव अपवर्ड होगा और किस इंटरवल में कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो कुछ नहीं करना बालक, आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकाल लेना है और अगर डबल डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव आ रहा है ए से लेके बीच में तो उस इंटरवल में इट विल बी कॉन्केव अपवर्ड, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, देन ग्राफ ऑफ fx इज कॉन्केव डाउनवर्ड। अच्छा एक बात आपको मैं बताऊं, अगर कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ की बात करें तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करो, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रॉ कर लो, करके देखो, उसका कोई भी पॉइंट जो है वो ग्राफ के ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे समझाता हूं ये बात। देखिए मैं एक बात लिखी है यहाँ पे, इफ अ कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड, ये डाउनवर्ड पे ध्यान मत दीजिए, इफ अ कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड देन इट विल नॉट लाई बिलो इट्स ओन टेंजेंट एट एनी पॉइंट। सही बात है, अगर कॉन्केव अपवर्ड कर्व है तो ये अपनी टेंजेंट के बिलो कभी लाई नहीं करेगा। किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच लो या किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये कर्व उस टेंजेंट के ऊपर कभी भी लाई करेगा कोई भी पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात क्या बोलिए यहाँ पे? नेक्स्ट बात क्या बोलिए? इफ अ कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स, अब डाउन वाले पे आ जाओ, देन इट विल नॉट लाई बिलो अबव इट्स ओन टेंजेंट एट एनी पॉइंट। किसी भी टेंजेंट के ऊपर नहीं जा सकता अगर वो कॉन्केव क्या है बच्चों? वो कॉन्केव डाउनवर्ड। तो कॉन्केव डाउनवर्ड आप कभी भी टेंजेंट खींचो किसी भी पॉइंट पे, कॉन्केव अपवर्ड जो है वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, अपनी टेंजेंट से अबव नहीं जा सकता। ऐसे ही कॉन्केव डाउनवर्ड जो है खींची हुई टेंजेंट से बिलो नहीं आ सकता। बस वही वाली बात आपको बताई गई है। आगे एक और बात बोलिए मैंने, सेकंड पॉइंट, ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे सवाल बन जाते हैं, देखना। फॉर अ कॉन्केव अपवर्ड curve, all points on any chord of it except end points will lie above the curve। है ना, कोई भी आपने कॉर्ड ड्रॉ करी यहां पे, तो कॉर्ड पे आने वाला कोई भी पॉइंट कर्व के नीचे नहीं जाएगा या कर्व के ऊपर नहीं आएगा सिवाय एंड पॉइंट्स के। ये बोलिए, और इसी तरह से इस वाले कर्व के लिए बोलिए। तो चलिए आ जाते हैं इस पॉइंट पे। हमने बोला है क्या कि इफ अ कर्व फ्रॉम अ कॉन्केव अपवर्ड, ये कॉन्केव अपवर्ड कर्व देख सकते हैं, एक चीज डिराइव करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, ये कॉन्केव अपवर्ड कर्व है। ऑल पॉइंट्स ऑन एनी कॉर्ड ऑफ इट, ये कोई भी कॉर्ड हमने ड्रॉ करी ना, एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स विल लाई अबव द कर्व, वो कर्व के ऊपर लाई करेंगे। इज इट क्लियर? सबको बात क्लियर आती है? अब मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। लेट अस सपोज ये ग्राफ जो है वो y बराबर fx का ग्राफ है। बच्चों देखना, एक सवाल करेंगे, बहुत मस्त चीज होती है ये आपका ग्राफ है y बराबर fx का। मैंने 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए, एक तो a पॉइंट है एक b पॉइंट है। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं अल्फा बोल दिया, x कोऑर्डिनेट, और y पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने बीटा बोल दिया। तो अगर मैं x की जगह अल्फा पुट करूंगा कर्व में तो y बराबर f ऑफ अल्फा हो जाएगा। अगर मैं x की जगह बीटा पुट करूंगा तो y बराबर f ऑफ बीटा हो जाएगा। इस कॉर्ड पे एक पॉइंट आया c, आपको पता है कि इस कॉर्ड पे आने वाला कोई भी पॉइंट कर्व से बिलो तो नहीं जाएगा। तो ये सी पॉइंट मैंने बोल दिया कि λ/1 के रेशियो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस लाइन को, इस कॉर्ड को डिवाइड कर λ/1 के रेशियो में। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। बताइए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? वो आएगा λ इंटू बीटा प्लस का अल्फा अपॉन λ इंटू बीटा प्लस का अल्फा डिवाइडेड बाय λ इंटू एफ ऑफ बीटा प्लस इट विल बी एफ ऑफ अल्फा। ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? ओ ओ ओ ओ ओ गलती हो गई। नीचे तो क्या आएगा? नीचे तो केवल और केवल कितना आता है बच्चों? नीचे तो केवल और केवल लैम्डा प्लस आता है, राइट। अब बात करें वाई कोऑर्डिनेट की तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ ऑफ बीटा प्लस का 1 इंटू एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा? लैम्डा प्लस 1। अब आप एक चीज देखिए, सी पॉइंट निकाल लिया आपने, आप क्या डी पॉइंट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताइए?
डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इस पे आने वाला एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का कितना था, लैम्डा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, सही बात है। और ये डी पॉइंट पे लाई कर रहा है कर्व पे, तो कर्व क्या है, y बराबर एफ एक्स, तो x की जगह ये पुट कर दो, यानी ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा f ऑफ लैम्डा इंटू बीटा प्लस का अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। इज इट क्लियर? अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है कि क्या मैं बोल सकता हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ c हमेशा बड़ा या बराबर होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ d के? भाई बराबर तो कब हो सकते हैं, जब वो एंड पॉइंट हो जाए, बाकी हमेशा y कोऑर्डिनेट ऑफ c, ये कॉर्ड के ऊपर आ रहा है, यही तो एप्लीकेशन बताया मैंने यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ d, यस और नो? अब y कोऑर्डिनेट ऑफ c y कोऑर्डिनेट d बराबर होगा, बड़ा होगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ c तो ये रहा, यानी लैम्डा इनटू f ऑफ बीटा प्लस का f ऑफ अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बड़ा हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ d, दैट इज f ऑफ लैम्डा इनटू बीटा प्लस का अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर ये रेशो जो है ये लैम्डा इज टू 1 ना होके 1:1 हो जाता, अगर ये सी पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता, तो यहां पे क्या मिलता, यहां पे आपको मिलता है एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ, यहां पे आ जाता आपके पास अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? अगर ये m आपका मिड पॉइंट हो जाता तो इसका मतलब क्या होता, लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाता, तो 1:1 का रेशियो हो जाता, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा डिवाइड बाय 2 आ जाता, और इधर एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। क्लियर सबको? ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करना बता रहा हूं एक सवाल में, देखिए ध्यान से, सवाल क्या ध्यान से देखिए, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, अल्फा बीटा 0 से पाई के बीच में जा रहा है, हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करके दिखाना है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, तो मैंने साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, कहां से कहां तक बना दिया, 0 से पाई बोला गया अल्फा और बीटा, तो मैंने 0 से पाई में ग्राफ बना दिया, ये लो 0 से पाई में अपन ने साइन का ग्राफ बना दिया। अब अपन ने क्या किया, इसके ऊपर एक कॉर्ड ले लिया इस तरीके से, ये पॉइंट आपने ए बोल दिया, ये पॉइंट आपने बी बोल दिया, ये कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया कितना, ये हो जाएगा बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा, या आप इसको एफ ऑफ बीटा ना लिख के क्या लिख सकते हैं, अब तो साइन ऑफ बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कर्व का क्या है, साइन है, तो ये साइन ऑफ बीटा हो जाएगा। ए वाला पॉइंट तो हो जाएगा बच्चों अल्फा कॉमा साइन ऑफ अल्फा। अगर मैं बात करूं सी पॉइंट की, ये तो एम पॉइंट हो गया, लेट अस सपोज ये मिड पॉइंट है, लेट अस सपोज ये मिड पॉइंट है, लाइन अपन ने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये आपका सी पॉइंट आ गया, ये एम पॉइंट आ गया मिड पॉइंट, तो बताइए एम पॉइंट कितना आएगा? एम पॉइंट तो बहुत सीधे तरीके से लिख सकते हैं, मिड पॉइंट होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमा साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई तो मिड पॉइंट होगा, और उस मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये सी पॉइंट होगा। अब सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वही आएगा जो एम एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? सी का, सी वो कर्व पे लाई कर रहा है, और कर्व क्या है आपका, y बराबर साइन एक्स है, तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y बराबर आ जाएगा कितना, साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। सवाल खत्म। बच्चों आप ये बात जानते हैं कि नहीं जानते कि c का y कोऑर्डिनेट जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m का y कोऑर्डिनेट, इक्वल टू c का y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली m के y कोऑर्डिनेट से बड़ा है, बराबर आएगा। देखा कितना खतरनाक एप्लीकेशन था। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना हो जाएगा, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना हो जाएगा, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ बीटा होल डिवाइड बाय 2। अल्फा प्लस बीटा का कितना दिया हुआ है, पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस का साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, 2 से 2 कट गया, ये पहुंच गया यहाँ पे, ये लो खत्म सवाल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया मैंने सवाल को, ये उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया कि कॉनकेव डाउनवर्ड वाले कर्व में जो भी पॉइंट आएंगे कॉर्ड के ऊपर वो कर्व से ऊपर नहीं जाएंगे, बस इतनी सी बात का ध्यान रखा, सवाल सॉल्व होगा आपके सामने। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, याद रखो। इनइक्वालिटीज को प्रूव करने में आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जेईई मेंस में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आइए, सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। अब स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, देखो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ डोमेन जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एज फॉलोज। पहला क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाए, 0।
दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जिस्ट ही ना करे, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करें। और तीसरा होता है इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल के जहां पे एंड पॉइंट्स होंगे वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, द पॉइंट एट विच फंक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, द पॉइंट एट विच f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब वही f डैश x इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट होगा जहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दीज पॉइंट बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, होप आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यस ये याद रखना है। अब पॉइंट, जहां पे देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझना चाहूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है, यानी कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड चला गया, कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड चला गया, तो जिस पॉइंट से ऐसा हो रहा होगा वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे इस केस की बात करो, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपका y डबल डैश जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे आपका y डबल डैश पॉजिटिव है, यानी इस वाले पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हुई है, यानी इस पॉइंट पे अगर कॉन्केविटी चेंज हुई है तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। तो जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज होती है वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, सही बात। तो सुनिए मेरी बात को, अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हैज अ टेंजेंट लाइन and where the strict concavity changes a point of inflection. For finding point of inflection and function compute, देखो d2y by, जहां पे d2y by dx स्क्वायर 0 होगा या फिर d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट सोल्यूशन इज x बराबर a, if d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 at x बराबर a and sin of d2y by dx स्क्वायर changes about this point, then it is called point of inflection। बहुत सिंपल सी बात है कि x बराबर a, आपने क्या किया, सोल्यूशन क्या है, x बराबर a, d2y by dx स्क्वायर निकाला x बराबर a में, और साइन ऑफ d2y by dx स्क्वायर चेंज हो गया x के अबाउट। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये बात ध्यान रखना। इट इज वेरी वेरी क्लियर। ये सिंपल सी भाषा में आपको बताया जाए, ग्राफिकली आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को ढूंढना चाहे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, लीस्ट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। दो कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार इस पे सवाल आए हैं, बहुत बार, अनेकों बार इस पे सवाल आ चुके हैं कि कैसे आप दो कर्व्स के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस निकालोगे। अब लाइन और कर्व हो सकता है, कर्व और कर्व हो सकता है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन y बराबर x माइनस 2 एंड y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप जानते हैं इस तरह का पैराबोला दे देगा, y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और मुझे इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। मान लेते हैं लाइन है y बराबर x माइनस 2, आपको क्या बताना है दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दो कर्व्स के बीच में या कर्व और लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई कर लिया अलोंग द कॉमन नॉर्मल। यानी मैंने क्या किया, आपको इस तरह के सवाल को कैसे करना है, लाइन और कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालनी है, सुन लो। आपने कोई पॉइंट ज़ूम किया, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब टेंजेंट जो होगी, लेट अस सपोज वो पॉइंट क्या आपका x1, y1, वो जो आपने पॉइंट ज़ूम किया x1, y1, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया बच्चों, ये आ गया 2x प्लस 3 के बराबर, तो 2x प्लस 3 के बराबर, तो आ गया 2x प्लस 3 के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना था। अब ये पैरेलल है दोनों, ये लाइन और ये लाइन। अरे तीसरी लाइन कहां से आ गई भाई, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। इसका मतलब ये स्लोप जो है किसके बराबर होगा, इसके स्लोप के, इसका स्लोप कितना है 1 के बराबर, यानी 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो 2x1 बराबर कितना हो गया -2, यानी x1 कितना आ गया -। अब x1 अगर -1 आ गया तो यहां पुट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 3 प्लस का 2, 1 - 3 प्लस का 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट आ जाएगा आपका -1, 0। बस खत्म सवाल। अब इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लाइन क्या है, x - y - 2 इज इक्वल टू 0, -1, 0 से, यानी -1 - 0 -2 डिवाइडेड बाय √2, दैट विल टर्न्स आउट टू बी 3/√2, दैट टर्न्स आउट टू बी 3/√2, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। याद रखिए, लाइन और कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ का, उस टेंजेंट को जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल कर दिया, और पैरेलल कर दिया तो वहां से एक पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा, वहां से उसको कर्व में पुट कर दिया, क्योंकि x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 पुट कर दिया तो y1 तो आ ही जाएगा, और उस पॉइंट से उस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि आपको स्ट्रेट लाइन से सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका मीनिंग वैल्यू निकालना है। अब देखने में आपको क्या लग रहा है, एक भयानक एक्सप्रेशन, पर एक्चुअली इट इज नॉट भयानक, इट इज वेरी इजी एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का आपको मीनिंग वैल्यू निकालना है। क्या आपको ये इस टाइप का दिखाई दे रहा है बच्चों, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
है ना, इस तरह से लिख सकता हूं। अब यहाँ पे y1 कौन होगा, y2 कौन होगा, ध्यान से देना, ये तो सेम टू सेम है। क्या y1 को मैं बोल सकता हूँ x1 स्क्वायर के बराबर, और y2 को बोल सकता हूँ कितना कितना कितना, मैं बोल सकता हूँ 3x2 माइनस 5 के बराबर। देख सकते हैं आप, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, y1 तो हो गया हमारा सिंपल से x1 स्क्वायर के बराबर, और y2 हो जाएगा 3x2 माइनस 5 के बराबर। क्या ये दो कर्व हमें दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। ये कौन कौन से कर्व है सर, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है सर, और ये y बराबर 3x माइनस 5, ये दोनों आपके पास कर्व हैं। और इन दोनों के ये इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों कर्व्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों कर्व्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा बच्चों, वही बात, y बराबर एक्स स्क्वायर है, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे दिखाएगा, इस तरीके से। ये लाइन इस तरह से मान लो टच कर रही, तो डिफरेंशिएट करो, 2x आ जाएगा, इसके स्लोप के बराबर होगा, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। अब x का वैल्यू 3/2 यहाँ डाल दो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/4, यानी पॉइंट आ गया 3/2 9/4, उस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, सवाल फिनिश। इज इट क्लियर। ये एक्सप्रेशंस कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, बस याद रखना ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप आपको कई एक्सप्रेशन दिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा, या फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। तो आपको कर्व्स निकाल देना है कंपेयर करके, और कर्व्स अगर आ गए तो फिर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो बच्चों एक बेहतरीन सवाल करते हैं, इसमें क्या है, मैक्सिमा मिनिमा का यूज होगा, है ना, हियर यू विल यूज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ध्यान से देखिए, एक स्टैचू है 4 मीटर का हाई, सिट्स ऑन अ कॉलम ऑफ 5.6 मीटर हाई। एक कॉलम है जिसकी लंबाई है 5.6 मीटर हाई, दिस इज 5.6 मीटर, ये 5.6 मीटर हाई है। अब स्टैचू इसके ऊपर है, स्टैचू की लंबाई आपको दे रखी है 4 मीटर, इट इज 4 मीटर्स, द स्टैचू की लंबाई 4 मीटर हाई, सिट्स ऑन अ कॉलम ऑफ 5.6 मीटर हाई। हाउ फार फ्रॉम द कॉलम, कितनी दूर कॉलम से, ऑब्वियसली एक कॉलम है, कितनी दूर कॉलम से एक आदमी खड़ा हो जिसका आई लेवल है 1.6 मीटर, यानी उसकी आंखों का लेवल है 1.6 मीटर, कि उसको सबसे बढ़िया या सबसे मोस्ट फेवरेबल दिखे स्टैचू का, यानी स्टैचू अति उत्तम दिखाई दे उसको। तो अति उत्तम दिखाई दे तो आपको बताएं कि कितनी दूर खड़ा हो, यानी आपको x का वैल्यू बताना है। इस पूरे डिस्टेंस को अपन x बोल देते हैं, यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस को लेट अस कॉल एज x, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको इससे ज्वाइन कर दिया अगर मैंने, इफ हैव जॉइंड दिस वन, ठीक है, तो इसको अगर इससे ज्वाइन कर दे यहां पे ऐसे, तो ये आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये आपका 1.6 मीटर है, इसका मतलब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो मैंने फिर से इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको भी इससे ज्वाइन कर दिया, लाइक दिस, इस तरह से ज्वाइन कर दिया हम। या दोबारा से बना लेते हैं हम डायग्राम, दोबारा से इन दोनों लाइंस को हटा देते हैं, दोबारा से चित्रण कर देते हैं। लाइंस उस जगह पे मीट नहीं कर पाई, यहाँ पे मीट कर गई ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन भी यहाँ पे मीट कर गई, इस तरीके से, राइट। अब आपको देखना है कि इसकी आंखों का लेवल 1.6 मीटर है, इसको स्टैच्यू का सबसे फेवरेबल व्यू दिखे। अब स्टैच्यू का सबसे फेवरेबल व्यू दिखेगा, ऐसे थोड़ी आप स्टैच्यू के बिल्कुल पास चले गए और ऐसे देख रहे हैं स्टैच्यू को, दिस इज नॉट कॉल्ड द फेवरेबल व्यू। आप थोड़ा दूर हैं, आपका जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ना, वो जितना ज्यादा होगा ना उतना अच्छा आपको फेवरेबल व्यू दिखेगा। लेट अस सपोज दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा, ये आपका कंप्लीट एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस अब 4 मीटर्स हो जाएगी, ये डिस्टेंस अभी भी x रहेगी क्योंकि ये भी x है। ये एंगल को मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट अस सपोज अल्फा, और ये वाले एंगल को मैं ले लेता हूं बीटा। अब मुझे क्या बताना कि थीटा जितना बढ़िया होगा, थीटा को मैक्सिमाइज करना है, थीटा जितना बड़ा उतना अच्छा फेवरेबल व्यू दिखाई देगा, और थीटा जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, एक तरह से थीटा का फंक्शन निकलना है। अब थीटा का फंक्शन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कि tan ऑफ अल्फा जो आएगा, tan ऑफ अल्फा जो आएगा वो आएगा 8/x के बराबर, यानी अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8/x, राइट गाइस, tan इनवर्स ऑफ 8/x। सिमिलरली अगर मैं tan बीटा को लिखूंगा तो tan बीटा इस वाले ट्रायंगल में आपको दिखाई देगा, दैट विल बी इक्वल टू 4/x, यानी बीटा आपके सामने आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/x। क्या मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। क्या मैं थीटा को लिख सकता हूं, यहां से इस थीटा को लिख सकता हूं अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा माइनस का बीटा लिख सकते हैं। तो थीटा अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, तो अल्फा है आपका tan इनवर्स ऑफ 8/x, माइनस बीटा है आपका tan इनवर्स ऑफ
4 बाय एक्स। आपको कुछ नहीं करना, डी थीटा बाई डी एक्स निकालें और डी थीटा बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 कर देना, तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा कि कहां पे उस पर्सन को कॉलम से खड़ा होना चाहिए, कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, दैट ही शुड गेट द मोस्ट फेवरेबल व्यू ऑफ द स्टैच्यू। लेट्स डिफरेंशिएट इट। ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस 8 बाई एक्स का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 8 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये -8 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस ये हो जाएगा 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा -4 बाई एक्स स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, या मैं कर देता हूं इसको सॉल्व, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यह आ जाएगा -8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 64, और ये हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 16, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा टोटल, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 8 अपॉन, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 64। तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 32 के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4√2। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√2, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, x केवल और केवल पॉजिटिव होगा, और x अगर केवल और केवल पॉजिटिव होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा x बराबर 4√2 विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये मैक्सिमा मिनिमा का एक एग्जांपल, ये छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, आप एक बार देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मोनोटोनिटी। अब मोनोटोनिटी का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। अगर आपको कर्व दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, इफ यू आर हैविंग कर्व y बराबर एफ एक्स, तो अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, या एफ डैश एक्स का वैल्यू आप लेस देन 0 करते हैं, तो इस केस में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस केस में फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। अगर आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है आपका, ये पॉइंट है आपका x1 और ये पॉइंट है आपका x2, तो आपको पता है कि x2 पे वैल्यू अगर बड़ी मिल रही है x1 के कंपैरिजन पे, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर उल्टा हो जाए तो डिक्रीजिंग है। इसको अच्छे से इलेबोरेट कर देखिए यहाँ पे, इंक्रीजिंग ओवर एन इंटरवल। अगर x1 x2 किसी इंटरवल को बिलोंग करते हैं और x2 का वैल्यू अगर x1 से बड़ा है, तो f ऑफ x2 का वैल्यू अगर f ऑफ x1 से बड़ा आ रहा है तो f इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्वियस बात है कि फंक्शन x2 x1 से बड़ा है और फंक्शन का वैल्यू x2 पे x1 से बड़ा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कब होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर x2 x1 से बड़ा है पर फंक्शन वैल्यू x1 पे ज्यादा बढ़ा रहा है एज कंपेयर टू x2, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां पे इनइक्वालिटी नहीं लगेगी, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी लगेगी। देखो, इनइक्वालिटी लगना, बराबर का साइन लगना, डिपेंड करता है कि कोई ना कोई ऐसा डिस्क्रीट पॉइंट आ जाता है जहां पे इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। ठीक है, तो अगर सिंपल इंक्रीजिंग लगा हुआ है तो आप बराबर का साइन लगा देंगे, पर कई बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी हम बराबर का साइन यूज कर लेते हैं। जब हमें कोई ऐसा डिस्क्रीट पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पे वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो ये उसका केस हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखना, केवल इतनी सी बात ही आपको ध्यान रखनी है, मोनोटोनिसिटी में आपका काम हो जाएगा मेन के लिए। अब बात करते हैं रोलिस थ्योरम की। रोलिस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इस पे सवाल बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार। तो रोलिस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है भाई साहब, फंक्शन पहली बात तो कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट ए से लेके बीच में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट ए से के बीच में, और तीसरी कंडीशन है फंक्शन का वैल्यू ए पे बराबर आना चाहिए फंक्शन का वैल्यू पे। इज इट क्लियर टू एवरी? 3 बातें याद रखो। रोलिस थ्योरम का कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट ए से लेके के बीच में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट ए से लेके बीच में, और फंक्शन का वैल्यू ए पे बराबर आना चाहिए फंक्शन के वैल्यू बी पे। देन देयर इज नंबर सी इन ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव इस जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी 0। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर ए से लेके बी तक मैं जाऊं तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है, ए पे और बी पे वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो एक जगह सी पे ऐसा आएगा जहां का फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या, दैट मीन्स द फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब यह है कि एक जगह पे द फंक्शन विल हैव अ पैरेलल टेंजेंट, या फिर आप कह सकते हैं टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
जैसे इस वाले में दो जगह पे मिल रही है, इस जगह पे एक जगह मिल रही है। इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ fx बराबर 0 देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन f डैश x बराबर 0। ये बिल्कुल सही बात है, पर आप रोलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। तीन बातें रोलिस थ्योरम कब लगती है? जब फंक्शन कंटीन्यूअस होता है क्लोज ब्रैकेट a से लेके b के बीच में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट a से लेके b के बीच में, और साथ के साथ फंक्शन का वैल्यू a पे बराबर आएगा फंक्शन के वैल्यू b पे। अगर ये तीनों भाई उसने बोलते हैं कि रोलिस थ्योरम लग रही है, तो ये तीनों कंडीशन तो फटाफट से सवाल में लगा देना कि रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। हम तो ये सोच के बैठे रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, फटाफट में कंडीशन लगा दो। ये बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, देयर एग्जिस्ट अ नंबर c इन ओपन ब्रैकेट a से लेके सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर LMVT, कोई भी फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट a से लेके b के बीच में, डिफरेंशिएबल है a से लेके b के बीच में, तो यहाँ पे f डैश c आपका 0 नहीं आएगा, यहाँ पे f डैश c आपका बराबर आएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। यानी एक कॉर्ड ऐसी मिलेगी, एक कॉर्ड ऐसी मिलेगी जिसका स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा? किसी पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होगा, या आप कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट होगा c जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो LMVT क्या होती है? लेट f बी अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। इफ f इज कंटीन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट a से लेके b, देख सकते हैं क्लोज ब्रैकेट a से लेके b में फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a से लेके b, डिफरेंशिएबल है, ओपन है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c, a से लेके b के बीच में एक नंबर c एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप, जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द कर्व। और ये दो पॉइंट है आपके a और b, अगर a और b है तो b पॉइंट कितना आ जाएगा? दिस विल बी b कॉमा f ऑफ b। ये पॉइंट कितना आ जाएगा? x तो a है, y बराबर x का ग्राफ है, दिस इज f ऑफ a। तो स्लोप आएगा कॉर्ड का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। दैट इज योर LMVT थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम और LMVT थ्योरम में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में पहले तो सिमिलैरिटी देख लेते हैं, दोनों के फंक्शन को कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट a से लेके बीच में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट से लेके बीच में, वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है c पॉइंट पे, यानी देयर इज एटलीस्ट वन c फॉर विच a से लेके b के बीच में फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। बट हियर you will be getting f dash c is equal to slope of the chord joint 2 points on the curve, that is f of b minus f of a divided by b minus a. Is it clear everyone? सबको बात समझ में आती है? Geometrically the mean value theorem, ये mean value theorem LMVT says that somewhere between a and b, a और b के बीच में कहीं पे the curve has at least one tangent parallel to chord AB। a से लेके b के बीच में कम से कम एक टेंजेंट द कर्व एटलीस्ट वन टेंजेंट जो कि पैरेलल होगी कॉर्ड ए बी, कम से कम एक टेंजेंट जरूर ऐसी आएगी। जैसे रोल्स थ्योरम में कम से कम एक सी जरूर आता है ए से लेके बी के बीच में जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, और यहां पे ए से लेके बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है या फंक्शन कैसा टेंजेंट का स्लोप जो है वो किसी कॉर्ड के बराबर आएगा, पैरेलल मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी स्लोप्स बराबर होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो क्या बात है, सवाल आ गया सबसे पहले। तो इफ रोल्स थ्योरम, क्या बात है, रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, रोल्स थ्योरम पे सवाल आ गया, यही मेंस का ही सवाल है बच्चों। इफ रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन x belongs to 1 से लेके 2 with f dash 4/3 is equal to 0, then ordered pair a comma b। आप अटेम्प्ट कीजिए और आंसर निकालिए फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका? अब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, ऑब्वियस ही बात है। अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि इंटरवल 1 से लेके 2 के बीच में वैल्यू है, तो पक्की बात है कि 1 से 2 के बीच में तो दो वैल्यू बराबर आएगी, यानी f of 1 बराबर f of 2 आएगा। मानते नहीं मानते? अब f1 बराबर f of 2 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 1 माइनस a प्लस का b माइनस 4 प्लस का b माइनस का 4 दैट विल इक्वल टू f of 2, यानी आ जाएगा 8 माइनस का ये हो जाएगा 4a प्लस के होगा जो 2b माइनस का 4। ये लो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, a से तो हटा दो यहाँ से, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का b हो जाएगा, b से b हटा दीजिए यहाँ से, ये माइनस का 3 बचेगा इधर, और ये हो जाएगा माइनस का 3 और इधर प्लस का 4 माइनस का 4 दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी 3a माइनस b माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, यानी a और b में एक रिलेशन आ गया। फटाफट से रोल्स थ्योरम बोल दिया एप्लीकेबल है इस इंटरवल में, तो f of 1 बराबर f of 2, रुकना ही नहीं। दूसरी कंडीशन खुद ने दे रखी है, f dash of 4/3 0 के बराबर होगा। अब f dash निकाल लीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ये कितना आएगा 3x² माइनस का 2ax प्लस का b, ये
कितना आएगा, 0 आएगा x बराबर 4/3 पे, ये 0 आएगा, 4/3 पुट कर दीजिए, 3 इंटू ये 16/9 हो जाएगा, माइनस का 2a x की जगह आ जाएगा 4/3 प्लस का b डेट विल बी इक्वल टू 0। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली 16 माइनस का 8a प्लस का 3b इज इक्वल टू 0। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, 16 माइनस का 8a प्लस का 3b इज इक्वल टू 0, यहां से देख सकते हैं आपको, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8a माइनस 3b और माइनस का 16 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही है। अब आपको a और का वैल्यू बताना है क्या क्या होगा। हम इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, है ना, करके देख लें, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 7 0, सब कर रहा है। और 5 8 5 जा 40, 40 माइनस 24 इट विल बी 16, 16 माइनस 16 0, यही आंसर होगा 5,8, ये ही आंसर होगा। अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लेना यार, मैंने सॉल्व नहीं की, यू कैन सॉल्व इट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कर्व x बराबर y की पावर 4 एंड xy इज इक्वल टू k, करेक्ट राइट एंगल, मैंने आपको पहले भी कहा था 4k की पावर x का वैल्यू बताना। मैंने आपको ऐसे सवाल करवाया है, बताइए करवाया नहीं करवाया। ये सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, भी सवाल जेईई मेंस में आया हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4y क्यूब इंटू y डैश। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y प्लस x इंटू y डैश बराबर 0, तो y डैश का वैल्यू आ जाएगा माइनस y1 अपॉन x1, मान लेते पॉइंट x1 y1 है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, y डैश विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ y1 का क्यूब। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 y1 का क्यूब इंटू में माइनस y1 अपॉन x1 दैट इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ये 4 है, ठीक है। y1 से y1 तो कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली इट विल बी 1/4 दैट विल बी इक्वल टू x1 इंटू y1 का स्क्वायर, x1 इंटू y1 का स्क्वायर। तो एक काम करो, यहां से क्या कर सकते हैं बताइए, यहां से y का वैल्यू निकाल लो भाई, x1 y1 तो k के बराबर होगा, और एक x1 बराबर होगा y1 की पावर, फिर x1 y1 को दोनों में क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो यहां से y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, k डिवाइडेड बाय x1। अब y1 का वैल्यू अगर k डिवाइडेड बाय x1 आ जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा ये k की पावर 4 अपॉन x1 की पावर 4 हो जाएगा, तो x1 की पावर 5 जो आ जाएगा वो k की पावर 4 के बराबर आ जाएगा, राइट। x1 की पावर 5 आ जाएगा k की पावर 4 के बराबर, और y1 की जगह k बाय x1, तो ये जाएगा 1/4, यहां से किए दैट इज इक्वल टू x1, ये वैसा का वैसा y1 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर, तो यहां से x1 तो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, x1 बराबर ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, राइट। अब हम x1 की पावर 5 चाहिए, तो 5 कर दीजिए, तो x1 की पावर 5 बराबर हो जाएगा 4 की पावर 5, और ये हो जाएगा k की पावर 10। x1 की पावर 5 किसके बराबर है, k की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 5 इनटू में k की पावर 10। ये लो, सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ जाएगा 1 बराबर 4 की पावर 5 इनटू में हो जाएगा k की पावर कितना, 6। हम चाहिए 4 की पावर 6, k की पावर 6, दोनों तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, और ये 4 की पावर 6 k की पावर 6 हो जाएगा, तो 4k की होल पावर 6 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दीस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट गाइस। हमें इस तरह के सवाल करने आना चाहिए। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ एओडी। एओडी चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज देख ली, मोनोटोनिसिटी, ये तेरे ऊपर बम गया, हमने f डैश x लेस देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0, नहीं, कुछ कूल सवाल भी आते हैं। दीज आर कूल क्वेश्चंस, दीज आर वेरी कूल क्वेश्चंस, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि सवाल को कैसे करना है, राइट। अदरवाइज यू विल बी लाइक दिस, परेशान हो जाएंगे, ठीक है, वो नहीं होना। तो आंसर देख लेते, इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। देखिए कितनी मेहनत के बाद आंसर आया 4, थोड़ा सा कैलकुलेशन था पर इतना ज्यादा नहीं था। फटाफट से अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। भाई डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन की तरफ हम कूच करते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं। इफ स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ, देखो इंटीग्रेशन को एक प्रिमिटिव भी बोला जाता है और एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना, और इंटीग्रल तो बोला ही जाता है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले देखिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, वो कैपिटल ए एफ एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए के बराबर होगा प्लस का सी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। अब ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या आएगा बताओ, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय
n+1। अब याद रखना इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना पड़ता है। अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, a के बराबर होगा, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट? सही बात है। तो इस तरह से मिल जाएगा dx अपॉन ax प्लस b। ऑब्वियसली बात है इट इज अ 1/x फंक्शन, और 1/x फंक्शन है तो ऑब्वियसली बात है ln में आएगा, तो n mod ऑफ ax प्लस b, और a से इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वापस से वही बात है ना, या तो एक काम कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से चेक कर लो, ax प्लस b को पुट करके चेक कर लो। अच्छा, e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा e की पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाय a, बिना देखे बोलना है। a की पावर px प्लस q का इंटीग्रेशन होगा a की पावर px प्लस q डिवाइडेड बाय ln a, इनटू में कितना आ जाएगा, ln तो डिवाइड में आएगा ना, इनटू में 1/p। 1/p क्यों आएगा, क्योंकि px प्लस q के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। sin ax प्लस b मतलब sin x का होता है माइनस cos x, तो cos sin x प्लस b का होगा -1/a cos x प्लस b। यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला नहीं लिखे हुए, होप्स तो आपको आते होंगे। sin x कंडीशन माइनस cos x का sin x, तो cos ax प्लस b का हो जाएगा 1/a sin ax प्लस b। tan ax प्लस b का हो जाएगा 1/a ln sec ax प्लस b। cot ax प्लस b का हो जाएगा 1/a ln sec x sin ax प्लस b। sec स्क्वायर का tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan ax प्लस b अपॉन a। cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा -1/a cot ऑफ ax प्लस b। ठीक है, सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए 1 to 1, एक फॉर्मूला आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, काफी सारे फॉर्मूले, cos a इंटू cos, cosec x इंटू cot x, ऑब्वियसली बात है माइनस का cos sec x, sec x इंटू tan x, ऑब्वियसली बात है sec x का l sec x प्लस tan x, या फिर ln tan of pi, बहुत अलग अलग रूप है इसके। cos sec x को लिख सकते हो ln cos sec x माइनस का cot x, या फिर ln tan x/2, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म। ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले अक्सर बच्चों को याद नहीं होते हैं, ये और इसके बाद जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं ये सारे फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद करने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a, ये तो tan इनवर्स वाला सब दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस a दिखता है, जैसे ना इंटीग्रेशन दिखता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो किसका होता है, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इंटीग्रेशन होता है। ऐसे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिख जाएगा तो याद रखना 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, ये सेक इनवर्स का होगा, ऑब्वियसली बात है। और ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर से a स्क्वायर, ये ln में आ जाएगा ln x प्लस, यानी एक बात ध्यान रखें कि d बाई डी एक्स ऑफ ln के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका d बाई डी आता है 1 बाई अंडर रूट अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको मेमोराइज कर लेना। इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, ये कई बार कम आता है, d ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ln के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, वही 3 फॉर्मूले। अच्छा, तीनों फॉर्मूले याद रखिए, कैसे रखेंगे, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, और तीनों फॉर्मूले देखो x/2 आ रहा है। इससे पहले तीनों फॉर्मूले में सबसे पहला टर्म क्या है, x/2, फिर वही फॉर्मूला वापस से लिख दिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तीनों में a स्क्वायर बाई 2 भी आ रहा है, देख लो, यहाँ भी a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है जो साइन इनवर्स में होता है, बाकी दोनों ln में चिपका दो। ये प्लस वाले में प्लस वाला और माइनस वाले में माइनस वाला। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे तो आप भूल जाओगे। सबसे पहला टर्म अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहला टर्म क्या होगा, आंख बंद करिए, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहला टर्म x/2, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x/2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 ln के अंदर x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूले याद रख सकते तो रखिए, वरना ये बहुत लेंथी फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू मेंस इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के जो 2 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लीजिए ये सवाल सॉल्व करना है आपको, fx की पावर n आ गया, इनटू में f डैश x आ गया। ऑब्वियस सी बात है, पहले सवाल को करने के लिए आप fx को पुट करेंगे तो f डैश x इंटू dx के बराबर आ जाएगा बच्चों, dt के बराबर। तो अल्टीमेटली वो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t की पावर n इंटू में dt, और t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली ये सवाल वैसे ही सॉल्व होगा, fx को t पुट कर देंगे तो f डैश x इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा, dt, तो dt अपॉन t की पावर n, ये ऊपर t की पावर -n बन जाएगा, तो t की पावर -n+1 अपॉन -n+1। ये है dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक और अंडर रूट क्वाड्रेटिक। कैसे करना है, बहुत ईजी है। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक मैंने दे दी, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यार आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का
3x प्लस का 1 लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। 3 का आधा कितना होगा? 3/2। 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4। सॉरी 3/2 का स्क्वायर जो होगा 9/4 होगा। तो 9/4 को ऐड भी करेंगे और 9/4 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लें। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगेगा, या dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। ये है आपकी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये सारे सवाल ऐसे होंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है बच्चों? आपको लीनियर को लिखना है, हमेशा ध्यान रखना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए चाहे लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। लीनियर को क्या लिखना है? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक प्लस का b, प्लस का b है ना, प्लस का b, a इंटू डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। जैसे अगर आप px प्लस q को लिखना चाहते हैं तो px प्लस q को क्या लिखेंगे? कैपिटल A इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताइए? 2ax प्लस का b और प्लस का कैपिटल B। अब दोनों तरफ क्या करना है? कंपेयर कराना है। तो कंपेयर कराने से आपका कैपिटल A भी आ जाएगा और कैपिटल B भी आ जाएगा। वापस से यहाँ पे पुट कर देना और ये लीनियर की जगह पुट कर देना इस सवाल में, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना। ऐसे ही लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करते हैं, वही a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस का b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये फॉर्मूला बहुत काम का है मेंस के। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। अगर आपने कैसे भी करके इसको कन्वर्ट कर दिया e की पावर x इनटू ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। fx देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब कि डायरेक्टली सवाल पूछा गया है। बहुत कम, रेयर ऐसा होता है कि सवाल आ जाता है इंडेफिनिट का। ज्यादातर सवाल तो डेफिनेट से पूछाते हैं और वही एक अमेजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये भी वैसे ये नहीं आएगा तो वो अमेजिंग कैसे बनेगा, है ना, इसको भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर बहुत सिंपल आता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c, है ना, बाय पार्ट से, बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। e की पावर x एफ एक्स प्लस डैश एक्स का वैल्यू जो आता है e की पावर x, पर आप देखो हिंट कैसे मिलेगा? जैसे सवाल में e की पावर x दिखाई दे और आपको ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, क्या सिंपल सा एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, आपका काम हो जाएगा। आपको ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। वही सेम बात यहाँ पे dx अपॉन एक्स की पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन होता है। आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर से, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू, मुझे x की पावर 5 प्लस को सॉल्व करना है। मैं हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लिया, तो dx अपॉन बाहर हो जाएगा x की पावर 6 और ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5। अब आपको क्या करना है? ये ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ये x की पावर माइनस 6 इंटू dx हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 को आप टी पुट कर दो, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 को टी पुट कर दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n प्लस 1, ये भी वही सेम बात x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालना। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ज्यादातर सवाल अभी तक जो दिए गए हैं उसमें यही प्रोसेस यूज किया गया है कि डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, उसको ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर में जो बचे उसको टी पुट कर दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये वही सवाल सेम, आप क्या x की पावर n का फैक्टर बाहर निकालो, तो x की पावर n का फैक्टर बाहर निकालोगे तो 1/n पावर रख के निकलेगा, यानी x बाहर निकलेगा तो बाहर x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस वाली क्वांटिटी को टी पुट कर देना या टी पावर n पुट कर देना कि पूरी की पावर कितनी है 1/n, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और इस तरह से यहां बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला dx अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे आ गया dx अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स से या cos स्क्वायर एक्स, आप जिससे cos स्क्वायर एक्स से कर दीजिए, तो ऊपर अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स। बस सवाल खत्म। क्या करना है इसमें आगे? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इनटू में dx डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स। आप इसको टी पुट कर दो, nx को टी पुट कर दो, nx को टी पुट कर दोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा? dt, सवाल फिनिश। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स वाले में, है ना। यहाँ पे क्या करना है? आप क्या करो, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे a अपन cos स्क्वायर एक्स आएगा, जो a sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स पुट कर देना। अब ये जो फॉर्मूला आएंगे लीनियर वाले, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन a प्लस बी cos x या dx अपॉन a प्लस बी sin x cos x, यहाँ पे हाफ एंगल यूज करना है आपको। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब sin x को पुट करना है, sin x को पुट करना है, sin x को पुट करना है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, राइट।
और cos x को पुट करना है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। जैसे ये पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू न्यूमरेटर में चल जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। तो टेन एक्स बाई टू को पुट कर देना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब ये वाला सवाल देखिए, यहां पे क्या होगा, लीनियर है साइन कॉस में डिवाइडेड बाय लीनियर है साइन और कॉस में। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को लिखना है ना, न्यूमरेटर को लिखना है एल लिख लीजिए चाहे ए लिख लीजिए, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस का बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का सी, इस तरह से लिख लीजिए। क्या लिखना है, बहुत इजी है। न्यूमरेटर को क्या लिखना है भाई, न्यूमरेटर को चेंज करोगे तभी तो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएगा। तो न्यूमरेटर लिखना है ए इंटू डिनोमिनेटर, उससे पता है क्या होगा, डिनोमिनेटर कट जाएगा, पहला इंटीग्रेशन बनेगा, फिर b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वो यहां पे आ जाएगा प्लस का c। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत हिंदी सवाल है, वैसे जेईई में इस तरह के सवाल आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम, रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है। इस तरह का सला सकता है, पर इस तरह के सला सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, एक्स की पावर 4। जैसे मान लीजिए मैं सवाल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ध्यान से देखिएगा, इस पे क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, ऑब्वियस सी बात है एक्स माइनस 1 बाय एक्स का। या तो ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा जो कि इस वाले फॉर्म बन सकता था, या फिर ऊपर 1 या तो ऊपर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगा, या 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगा। अगर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन रहा है ऊपर, तो x माइनस 1 बाय एक्स को टी पुट करेंगे, और अगर ऊपर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन रहा है तो x प्लस 1 को टी पुट करेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मैंने x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बना दिया, राइट। अगर इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा, ये माइनस का 2 बनेगा तो मैं प्लस का 3 कर दिया यहाँ पे। सर आपने प्लस का 3 क्यों कर दिया, भाई साहब प्लस का 1 भी तो चाहिए ना, सवाल ओरिजिनलिटी में भी तो आना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में भी तो आना चाहिए। अब x माइनस एक्स को क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dx, दैट विल बी इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर तो क्या हो गया dt, और डिवाइड बाय जाएगा t स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो फॉर्मूले बताए गए थे आपको, tan इनवर्स में बन जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे दोनों टाइप के सवाल सॉल्व हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर, या dx अपॉन क्वाड्रेटिक, इस पे बहुत सिंपल होता है, px प्लस q टी स्क्वायर पुट कर दो। क्या कर दो, px प्लस t को टी स्क्वायर पुट कर दो। अगर ये देखोगे तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, अच्छा ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है और सिंपल क्वाड्रेटिक है, तो x की जगह 1/8 पुट कर देना। हालांकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाता है, इन टाइप्स को आप ध्यान ना रखें तो भी काम चलेगा, अगर आप इन टाइप्स को ध्यान रखेंगे तो भी काम चलेगा, बस एक बार आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। साइन की पावर mx और cos की पावर nx को इंटीग्रेट करना है आपको। अगर m ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पुट cos x इज इक्वल टू t। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे साइन क्यूब x इंटू में cos स्क्वायर x, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, राइट मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करूंगा बताओ, हाउ विल आई इंटीग्रेट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x, उसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ऑब्वियस सी बात है, किसको पुट करोगे, cos x टी पुट करोगे, तो साइंस इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा dt, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा dt, बस सॉल्व हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 यानी टी की बाई 3 माइनस टी की पावर 5/5। इस तरह से काफी सारे केस लिख सकते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स को कई बार आपको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 भी पुट करना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र, और cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 भी पुट करना पड़ेगा। ये देखो ये चीज ऐसी है तो प्रैक्टिस से अपने आप हो जाती है, प्रैक्टिस से अपने आप बच्चा कर सकता है, ऐसी चीज है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम इंडेफिनेट देखो सवाल पे डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर, ये बहुत ही टफ चैप्टर है। कई बार आपने देखा होगा कि हम खटाखट सवाल लगाते हुए चले हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल ऐसा फंसता है जो हमसे सॉल्व ही नहीं हो पाता, होता है ऐसा। फिर इसकी अप्रोच देखते तो पता लगता है अच्छा भाई साहब ऐसे भी हो सकता था, ऐसी भी अप्रोच हो सकती थी। तो इस टाइप का चैप्टर है ये थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए मुझे दो फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है f(x) इंटू जी, तो वैसे तो आप आइलेट रूल यूज करते हैं, आप आइलेट रूल के हिसाब से फंक्शन को चूज करते हैं कि किसका इंटीग्रेशन होगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा, पर वो चीज एक टाइम के बाद आपके अंदर आने लग जाती है, वो ब्लड में आ जाती है एक बार, है ना, आ जाती है ना, वो ब्लड के अंदर चली जाती है कि यार क्या किसको फंक्शन मानना है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला मैं तो आपको ये बता रहा हूं, मैं f(x) को बाहर निकाला, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक फंक्शन को बाहर निकाला, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन, इस बार क्या हुआ, जिसको फंक्शन को बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी f'
इनटू में वापस से उसका इंटीग्रेशन gx इंटू dx, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल लेता हूं x इंटू ई की पावर x का। अब x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मैं क्या किया, x को बाहर डाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी किसका करना है, x का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू dx। तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x, फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dx। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा x e पावर x माइनस e की पावर x प्लस का c। ये लो सॉल्व हो गया सवाल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ln x का इंटीग्रेशन, ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x प्लस का c। ऑलवेज रिमेंबर कैसा है, बाई पार्ट्स लगा के एक फंक्शन को 1 मान लेंगे, एक फंक्शन को 1 मान लेंगे। कई बार ये सवाल में डायरेक्टली काम होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x क्या होता है, दैट इज इक्वल x ln x माइनस x प्लस का c। इसको मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना इसको, ठीक है बच्चों। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में अगर इस टाइप आपको फैक्टर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में x माइनस a है, x माइनस b है, x माइनस c है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, a अपन x माइनस a प्लस b अपन x माइनस b प्लस c अपन x माइनस c। अगर x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस b है तो a अपन x माइनस a, b अपन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का c अपन x माइनस b। और अगर ये है तो a अपन x माइनस a प्लस bx प्लस c अपन ये क्वाड्रेट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में, है। चलिए 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 सवालों आते फटाफट से। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा है सवाल, e की पावर में तो एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, अगर e की पावर में आपको ln दिखाई दे रहा है, इफ यू कैन सी e की पावर में ln, जैसे मान लीजिए e की पावर में ln a आ गया तो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। वही यहाँ पे बात होगी, ये जो 3 पावर है ये किसके ऊपर चली जाएगी, 2x के ऊपर। तो 2x के ऊपर चली जाएगी तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन बनेगा किसका, 2x का होल क्यूब बन जाएगा ये, क्योंकि e की पावर में ln 2x का होल क्यूब हो गया तो ऑब्वियसली बात है 2x का होल क्यूब। ये कितना बनेगा बच्चों, बताओ फटाफट से बताओ सोच के, क्या बनेगा, क्या ये बनेगा 5 इंटू में 2x का होल स्क्वायर। सही बात है, 5 इंटू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बताइए कितना बनेगा, एक तो बनेगा x की पावर 4, अगला कितना बनेगा, ये बन जाएगा प्लस का 5x क्यूब, और अगला कितना बनेगा, ये बन जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, माइनस का 7x स्क्वायर। इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या बनेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं ये पूरा कॉमन निकाल सकता हूं 5x 4x स्क्वायर। तो अगर मैं 4x स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो अंदर कितना बचेगा, अगर मैंने 4x का कॉमन निकाली, ये 8x क्यूब लिखा हुआ है, अगर ये 8x क्यूब लिखा हुआ है तो अल्टीमेटली ये 2x ही बचेगा, और प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी x स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7 बचा, और यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1। क्या बात है, तो बहुत आसान हो गया। ये तो डराने के लिए दिया गया था बस, सवाल कुछ भी नहीं था सवाल में, ये फर्जी सवाल था, एक नंबर फर्जी सवाल। देखो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 7 को क्या पुट कर सकते हैं, t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 5 इंटू dx, किसके बराबर आ जाएगा, dt के, यानी न्यूमरेटर तो आ गया dt, डिनोमिनेटर आ जाएगा t, तो ये 4 टाइम्स ln t हो जाएगा। ln t का मतलब x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7, बेस e लगा लीजिए प्लस का c। अब चेक कर लीजिए कौन सा आंसर होगा, 4 टाइम्स लॉग ऑफ e x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 का मॉड प्लस का c, जो कि मुझे केवल और केवल बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन हमारा आंसर है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों हमने एओडी और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का रिवीजन किया है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको ज्यादा बातें बताई नहीं है, उसके पीछे कारण ये है कि ज्यादातर फॉर्मूले ही है, इसमें तो फॉर्मूले याद करके जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में वी विल बी टेलिंग सो मेनी थिंग्स, जिससे चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बने, बहुत सारी बातें हम जाने डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्यादातर सवाल पता है किस चीज का आता है, कि बस डिनोमिनेटर से एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो, या बेसिक फॉर्मूला हम ध्यान रखें, ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला याद रखें, सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखें, बाई पार्ट्स ध्यान रखें, तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली कर देंगे, ठीक है। ओके तो यहां कंप्लीट करते हैं, आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज हर्ष मालव, बाय बाय, टेक केयर।